आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार। मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी है और शागोस होटल ग्रुप होटल। और ये देखिए, यहाँ पर हैदराबाद में काफ़ी परेशानी हो रही गैस की। तकरीबन गैस की सप्लाई में रुकावट आ रही, उसी वजह से थोड़ा असर पड़ा हुआ है और पकवान में बहुत काफ़ी तकलीफ हो रही, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल एहतियात से गैस इस्तेमाल करो बोल के हम बोल रहे हैं। किचन में एक एक आदमी को बिठा दे रहे हैं, खुद हमारे भाई भी बैठ रहे हैं, हम भी बैठ रहे हैं कभी कि एहतियात करो, गैस की हत्या लगा, गैस की बहुत परेशानी है, गैस सप्लाई नहीं दे रहे हैं। अभी आज उन्होंने बोल रहे हैं कल से गैस सप्लाई होना ज़रा मुश्किल है, उस लिहाज से काफ़ी बहुत परेशानी हो जाएंगी हैदराबाद में। मेरा मुताबिला है कि हुकूमत से, स्टेट गवर्नमेंट और जो सो सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारे को गैस की सप्लाई करिए, और गैस की सप्लाई देंगे तो हम जो सो कारोबार करेंगे। और काफ़ी लोग परेशान हैं इसमें। यहाँ पर स्विगी जोमेटो के जैसा राइडर्स है, हम उसके अंदर कुछ कम करेंगे बोले तो राइडर जो सो वो भी बहुत मजबूर है कि आजकल उनके भी मसरूफ काम बहुत है उनको भी, तो उस लिहाज से हम जो सो दे रहे हैं सप्लाई। अभी अगर गैस में कमी रही तो हमारे को मुश्किल। शिव प्रताप शुक्ला ने आज तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने यहां लोक भवन में शुक्ला को पद की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनके कैबिनेट साथी मौजूदा गणमान्य लोगों में शामिल थे। शुक्ला, जो पहले हिमाचल प्रदेश की गवर्नर रह चुके हैं, उनको यहां पहुंचने पर रेड्डी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यूपी के अनुभवी नेता शिव प्रताप शुक्ला पहले केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सदस्य और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनके बहुत ज्यादा अनुभव से तेलंगाना के विकास और संवैधानिक शासन को फायदा होगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी राज्य की तरफ से नए गवर्नर का खुद स्वागत करेंगे। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी समेत दूसरे मंत्रियों के भी आने की उम्मीद है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और पुलिस डायरेक्टर जनरल समेत कई बड़े अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। इस मौके के लिए राजभवन के आसपास कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना विधानसभा के स्पीकर गद्दम प्रसाद ने आज खैरताबाद के एमएलए दानम नागेंद्र और स्टेशन घनपुर के एमएलए कनियम श्रीहरि के खिलाफ अयोग्यता की याचिका खारिज कर दी। बीआरएस ने इन दोनों समेत 10 एमएलए के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 2023 का असेंबली इलेक्शन बीआरएस के टिकट पर जीता था और बाद में कांग्रेस में चले गए थे। हालांकि स्पीकर की जांच के दौरान दोनों एमएलए ने कहा कि वे बीआरएस के मेंबर बने हुए हैं और रूलिंग पार्टी में जाने से मना कर दिया। श्रीहरि और नागेंद्र ने बीआरएस से विहिप से मिलने से इनकार कर दिया। खैरताबाद एमएलए ने कहा कि वह हैदराबाद की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ काम कर रहे हैं। उनके बयान सुनने के बाद प्रसाद ने उन्हें बीआरएस एमएलए माना और उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया। स्पीकर का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के एक दिन पहले आया है। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने तेलंगाना असेंबली के स्पीकर गद्दम प्रसाद कुमार के एमएलए दानम नागेंद्र और कडियम
श्रीहरि के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन खारिज करने पर कड़ी आलोचना की और इस फैसले को डेमोक्रेसी पर खुला हमला बताया। उन्होंने स्पीकर के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें बीआरएस की फाइल की गई पिटीशन को सबूतों की कमी का हवाला देते हुए खारिज किया गया था। एक बयान में रामाराव ने कहा कि उन नेताओं को क्लीन चिट देना जो एक पार्टी के टिकट पर जीते थे लेकिन बाद में दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर दिया, लोगों को मैंडेट का अपमान करने जैसा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि एक साफ उदाहरण है कि कैसे सत्ता में बैठे लोगों के पक्ष में संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। ये फैसला दल बदल को बढ़ावा देगा। उन्हें लगा कि चुने हुए प्रतिनिधियों को निजी या राजनीतिक फायदे के लिए पार्टी बदलने की इजाजत देने से सिस्टम में लोगों का भरोसा कमजोर होता है। एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार ने केटीआर पर तीखा हमला करते हुए उन पर छोटी छोटी पॉलिटिक्स में शामिल होने और सरकारी रिसोर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए झूठा प्रोपेगेंडा लगाने का आरोप लगाया। संपत कुमार ने ये भी कहा कि मौजूदा बीआरएस सरकार बंधु पॉलिटिक्स के सिस्टम पर काम करती है। उन्होंने दावा किया कि एडमिनिस्ट्रेशन में केसीआर बंधु, रामाराव बंधु, हरीश बंधु, संतोष बंधु और कविता बंधु थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि चंद्रशेखर राव और उनके परिवार ने अपने फायदे के लिए सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल किया। मीडिया से बात करते हुए संपत कुमार ने रामाराव की आलोचना की और उन्होंने कथित तौर पर फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और मीडिया की बातों में हेरफेर की। उन्होंने केटीआर को मीडिया का तानाशाह बताया जो बेबुनियाद झूठ फैलाता है और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना तरीका नहीं बदला तो पार्टी अलग तरह से जवाब देगी। तेलंगाना जागृति की फाउंडर के कविता ने कहा कि मैंने अपने परिवार की पार्टी नहीं छोड़ी। उन्होंने मुझे लगातार लोगों के मुद्दे उठाने के लिए सस्पेंड और निकाल दिया। हम तेलंगाना में ज़रूर एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे जो पूरी तरह से राज्य पर फोकस करेगी और इसके लिए बहुत जगह है। जिस तरह से कांग्रेस लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी कर रही है और बीआरएस उन दिक्कतों को दूर करने में फेल हो रही है, लोग ऐसे ग्रुप की तलाश में है जो उनके लिए बोले और हर समय उनके लिए साथ रहे। हम तेलंगाना के लोगों के लिए पूरी तरह से सीरियसली लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे राज्य में बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा समेत सभी नेशनल पार्टियां अपने असली मकसद से भटक गई हैं। यहाँ के लोग एक ऐसी रीजनल पार्टी चाहते हैं जो हमारे मुद्दों और हमारी संस्कृति की बात करें। फिलहाल ऐसी कोई पार्टी नहीं है। हमारी जागृति पार्टी जो जल्द ही बनेगी एक घरेलू तेलंगाना पार्टी होगी जो तेलंगाना की पहचान और अधिकारों के लिए लड़ेगी। उसके लिए ये सारी एक्सरसाइज हो रही है। देखिए, हमारी फैमिली की जो पार्टी है वहाँ से हमने नहीं छोड़ा है, उन्होंने हमें सस्पेंड किया है, उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया है क्योंकि हम लोगों के मुद्दे उठा रहे थे लगातार। उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया है और हम पॉलिटिकल एक नया पार्टी ज़रूर लगाएंगे तेलंगाना में जो तेलंगाना में ही फोकस करके काम करेगा, तेलंगाना सेंट्रिक ही पार्टी होगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, मुझे तलाशने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा स्पेस है कि कांग्रेस जिस तरीके से लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और बीआरएस जिस तरीके से फेल हो रही है उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने में, और बीजेपी तो यहाँ से उनको कुछ पड़ी ही नहीं है, उनकी तो सिर्फ राजनीति अलग ही होती है, इलेक्शन टाइम का ही राजनीति होता है उनका। तो यहाँ लोग खुद तलाश रहे हैं कि कोई ऐसे जमात एक आए यहाँ पे जो लोगों के लिए बात करे, हमेशा लोगों में रहे और हमारी वो बनेगी, तेलंगाना की घर की पार्टी बनेगी हमारी जागृति, ऐसी वैसी पार्टी नहीं बनेगी, बहुत सीरियसली तेलंगाना के लोगों के लिए लड़ेगी। आपने अभी कहा कि फोकस करेगी तेलंगाना पे, हमारी पार्टी जो भी आएगी तेलंगाना पे फोकस करेगी, तो क्या तेलंगाना बीसी वेलफेयर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने आज करीमनगर में डंपिंग यार्ड का इंस्पेक्शन किया और कहा कि राज्य सरकार इसे परमानेंटली शिफ्ट करने के लिए तैयार है क्योंकि इस फैसिलिटी की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत और हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। मिनिस्टर ने कहा कि लोकल लीडर्स ने ये मामला पहले ही चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के ध्यान में लाया था। हाल ही में चौपांडी में हुई एक पब्लिक मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर ने लोगों को भरोसा दिया कि लंबे समय से चली आ रही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करीमनगर डंपिंग यार्ड को शिफ्ट किया जाएगा। सरकार डंपिंग यार्ड को शिफ्ट करने के लिए कमिटेड है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि सरकार डंपिंग यार्ड को करीमनगर और वारंगल के बीच किसी जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है ताकि दोनों शहरों के लोगों को बिना दिक्कत के वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सके। उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरी सेंटर्स के लिए वेस्ट कलेक्शन और डिस्पोजल बड़ी चुनौतियां बन गए हैं और इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कदम उठा रही है। मंत्री के मुताबिक सरकार जल्द ही करीमनगर में रोजाना निकलने वाले कचरे और पिछले 40 सालों में डंपिंग यार्ड में जमा हुए भारी मात्रा में कचरे
से दोनों को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाएगी। एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ने भी कचरा हटाने के प्रोसेस में मदद करने में दिलचस्पी दिखाई है। कमर्शियल एलपीजी की कमी के बीच ऐसी आशंका है कि हैदराबाद में रमज़ान के मेन्यू से हलीम हटा दिया जाएगा, क्योंकि कई खाने की जगहों को सिलेंडर मिलने में मुश्किल हो रही है। हालांकि इंडस्ट्री लेवल पर हलीम प्रोडक्शन पर असर पड़ने की संभावना है, लेकिन इसका नतीजा ये नहीं होगा कि ये डिश मेन्यू से गायब हो जाएगी। हैदराबाद में एलपीजी की कमी से हलीम प्रोडक्शन कैसे बचेगा, क्योंकि हलीम पकाने के लिए लकड़ी से जलने वाली भट्टियां इस्तेमाल होती हैं, इसलिए एलपीजी की कमी से डिश पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि तले हुए प्याज जो हलीम का हिस्सा है, बनाने के लिए एलपीजी गैस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि खाने की जगहों पर मिलने वाले रेगुलर खाने पर असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि हैदराबाद के ज़्यादातर रेस्टोरेंट में कुछ दिनों के लिए एलपीजी गैस का स्टॉक है, लेकिन हलीम की उपलब्धता पर सबसे कम असर पड़ेगा। हैदराबाद में कई रेस्टोरेंट मालिकों ने सरकार से इस मुद्दे को सुलझाने की अपील की है। शिवसेना युवती एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यूएसए कहता रहा कि वे ईरान के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे। जंग शुरू होने से 2 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर इजराइल पहुंचे। जंग सबसे पहले इजराइल की तरफ से शुरू हुई और यूएस ने उसका साथ दिया। सेशन के दौरान पेट्रोलियम मिनिस्टर ने जवाब दिया कि हमारे पास 72 दिनों का ऑयल रिजर्व है, हमारे पास एलपीजी स्टॉक है, एलएनजी की कोई कमी नहीं है, हम किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं। जब कीमतें कम थी तो पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ, ऑयल कंपनियां प्रॉफिट कमाती रहीं, लेकिन जैसे ही कीमतें बढ़ी उन्होंने सिलेंडर की दाम बढ़ा दिया। आज गैस पर डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज पर असर पड़ रहा है। पुणे में शमशान घाट बंद कर दिया गया है। आपने कैसी तैयारियां? तमाम रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से लेटर भी लिखा गया है। देखिए, जिस तरीके का माहौल बन रहा था, यूएसए लगातार बोल रहा था ईरान पे किसी तरीके की कार्रवाई करेंगे। 2 दिन पहले वॉर छिड़ने से पहले हमारे खुद के देश के प्रधानमंत्री इजराइल जंग सबसे पहले जो छिड़ी है वो इजराइल की तरफ से छिड़ी है और यूएस ने उसमें समर्थन दिया है। तो ये सब जानने के बावजूद पिछले बजट सेशन में जब ब्रेक हुआ था बीच में, जो इसी सेशन में सत्र में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया है कि हमारे पास 72 दिन का ऑयल रिजर्व्स हैं, एलपीजी स्टॉक है, एलएनजी पे कोई किल्लत नहीं है, हमने सब वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रप्शंस। और पहले ही हफ्ते में जब डिस्काउंटेड ऑयल मिलता था उसका जो एडवांटेज है जनता को नहीं मिलता था। वो ऑयल रिजर्व्स प्रॉफिट करती थी, ऑयल कंपनीज प्रॉफिट करती थी और हमारा सरकार प्रॉफिट करती थी। जनता को उसकी कोई तरीके का एडवांटेज नहीं मिला। पर जैसे ही फर्स्ट साइन ऑफ डिस्ट्रेस हुआ, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए, पर साथ ही साथ राशन भी करने लग गए डोमेस्टिक यूज़ के लिए। कमर्शियल यूज़ का तो ये हाल है कि आज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो गैस पे निर्भर हैं, उनको अपना प्रोडक्शन कट डाउन करना पड़ रहा है। सारी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, उन्होंने कहा है महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, वहाँ से ये बातें आ रही हैं। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम जो चल रहे थे पुणे में, वो बंद कर दिए गए हैं। तो आपने क्या तैयारी की थी? क्या आपको युद्ध का संदेशा नहीं था, अंदाज नहीं था होने वाला है? तो अब प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं, तो हाँ, ये दिखाता है कि उनके लिए प्राथमिकता बन गई है। अब पूरे देश भर में आपने एस्मा लागू कर दिया है, आपने राशन कर दिए हैं, शॉर्टेज पड़ रही है, तो वो आगे बढ़कर उन्होंने मीटिंग ली है। मैं उम्मीद करती हूँ उससे किसी तरीके से जनता को फायदा होगा। एलपीजी गैस के सिलेंडर बढ़े ही बढ़े, साथ में एयरलाइंस के सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज बढ़ने लग गए हैं। तो यानी जनता सारी मार खाए और एक अनप्रिपेयर्ड गवर्नमेंट की वजह से सारा भार जनता पे पड़े, ये कहाँ तक सही है? ग्लोबल पीयूष गोयल साहब का बयान आया है, ही शुड एब्सोल्युटली नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। पहले तो ये यूनियन मिनिस्टर क्लैरिफाई कर दें, कॉमर्स मिनिस्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल दौरे पर रहेंगे। वे लगभग 10,800 करोड़ रुपए की नई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके मंत्रिमंडल ने कार्यक्रम से दूर रहने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक NH 66 के थलापाटी चेंगला खंड के उद्घाटन समारोह में राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री मोहम्मद रियाज को नहीं बुलाया गया। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और मंत्री कोच्चि में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। बताया गया है कि NH का विकास राज्य सरकार की भागीदारी से किया जा रहा है, क्योंकि राज्य ने जमीन अधिग्रहण के लिए 5600 करोड़ का योगदान दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का नाम नोटिस में है, लेकिन वे इसमें शामिल नहीं होंगे। इस बीच भाजपा के राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री का नाम समारोह के लिए रखा गया है। राज्य सरकार इसे केंद्र की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास का पूरा श्रेय लेने की कोशिश के तौर पर दिख रही है, जो राज्य का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। मंत्री का नाम लिस्ट में शामिल किया गया है।
है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे समारोह में शामिल नहीं होंगे। मंत्री ने कहा कि उन्हें न्योता मिला है। त्रिवेंद्रम में हुए पीएम मोदी के पिछले कार्यक्रम के लिए मेरे पास पहले से ही पीएमओ से मिला पास था। एसपीजी ने मेरा आधार कार्ड दिखाने को कहा। जवाब में उन्होंने कहा कि उनके पास पहले से ही है और उनका आधार कार्ड दिखाने का कोई इरादा नहीं है। कांग्रेस एमपी प्रियंका गांधी ने आज कहा कि जनता को कितना नुकसान होगा। हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है और अब देखिए कि सरकार की नीतियों की वजह से एलपीजी से उन्हें कितना नुकसान हो रहा है। बेहतर होता कि इस पार्लियामेंट में चर्चा होती, कम से कम हम लोगों के मुद्दे तो उठा पाते। मैं सोचती हूँ कि मतलब कितना बर्दाश्त करेगी जनता, कितना इन 10 सालों में अगर आप देखें, चाहे हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है। अब एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेगी, और इनकी पॉलिसीज़, इनकी नीतियों की वजह से। और अगर सदन में अच्छी चर्चा होती इन चीज़ों पे तो अच्छा होता, कम से कम हम जनता के सवाल उठा पाते। साउथ इंडिया एक्सप्रेस बस यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।